अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा स्टूडेंट, तो आज हम वीक 7 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम बुक के रिमेनिंग टॉपिक्स को पढ़ेंगे, चैप्टर्स को पढ़ेंगे। क्योंकि वेब डेवलपमेंट के बाद यानी चैप्टर 8 के बाद हमने पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, जो कि हमारे बुक का पार्ट नहीं थी लेकिन कोर्स आउटलाइन का पार्ट थी। ठीक है, तो आज हम बुक के टॉपिक्स को कवर करेंगे, यानी चैप्टर 8 के बाद तमाम जितने भी चैप्टर्स हमारे रहते हैं वो वीक 7 में कवर होंगे। आज के हमारे ट्रेनर हैं सर मोहम्मद बिलाल। वेलकम टू आवर सेशन सर। वी कैन स्टार्ट द क्लास एंड ओवर टू यू सर। अस्सलामुअलैकुम। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। यस, वालेकुम अस्सलाम जी सर, अब आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। ओके मैम, कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके। ओके क्लास, तो आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे आपकी बुक का, जो कि है डाटा साइंस एंड डाटा गैदरिंग। इसमें हम पढ़ेंगे कि डाटा क्या होता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, और डाटा को कलेक्ट करने के मेथड कौन कौन से हैं। इसके अलावा हम डाटा साइंस पढ़ेंगे, डाटा साइंस क्या होती है, और हम बिग डाटा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाटा क्या होता है। डाटा कहते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्रोसेस फॉर्म में होता है जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नंबर फॉर्म में हो सकता है, जैसा कि मैं कह दूं कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स उनके मार्क्स हो गए। और इसके अलावा डाटा वर्ड्स फॉर्म में भी हो सकता है, मीडिया में भी हो सकता है, और सोशल में भी हो सकता है। अब डाटा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि डाटा के ज़रिए से डिसीजन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास अगर वेदर का डाटा है, तो वेदर के डाटा से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम टुमारो का वेदर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या सनी होगा या रेनी होगा, या किस तरह का भी वेदर हो सकता है। तो हम डिसीजन में कर सकते हैं डाटा के ज़रिए से। इसके अलावा हम डाटा के ज़रिए से प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। हम फ्यूचर के ट्रेंड ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपकी एक शॉप है, तो उसमें आप कस्टमर से डाटा लेते हैं, अ, यानी अपनी शॉप का रिव्यू लेते हैं कि तो रिव्यू से आप आगे फ्यूचर में जो होते हैं, अपनी जो होती हैं मिस्टेक्स वगैरह, उनको करेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी सेल्स में इजाफा हो। इस तरह हम फ्यूचर्स के ट्रेंड को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं डाटा के ज़रिए से। इसके बाद आता है डाटा इन एवरीडे लाइफ। हम देखते हैं कि हम दरअसल डाटा के गिर्द ही घूम रहे हैं। डाटा इज़ एवरीवेयर। अब वेदर का डाटा हो सकता है, डिफरेंट कुछ एग्जांपल्स हैं कि डाटा हमारी डेली लाइफ्स में किधर किधर है। तो वेदर का डाटा हो सकता है, इसके अलावा सेल्स हो सकती है, सेल्स का डाटा। इसके अलावा सर्वे के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, या सोशल मीडिया में जो डाटा पड़ा हुआ है वो हो सकता है। इसके अलावा डाटा को हम मेनली टू डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं।
The first one is qualitative data and the second one is quantitative. क्योंकि इनके नेम से ही जाहिर है कि क्वालिटेटिव में हम किसी चीज़ की क्वालिटी को मेजर करते हैं। क्वालिटी किस तरह से कि किसी चीज़ का कलर क्या है, उसका जेंडर क्या हो सकता है, ठीक है, इस तरह का डाटा वो क्वालिटेटिव की कैटेगरी में आ जाता है। और इसके अलावा जो होती है सेकंड टाइप वो होती है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव भी नेम से ही ज़ाहिर है कि इसमें हम क्वांटिटी को कैटेगराइज करते हैं। न्यूमेरिक डाटा हो सकता है इसमें, हाइट या विड्थ, इस तरह का जो भी नंबर फॉर्म में डाटा होता है वो क्वांटिटेटिव की कैटेगरी में आ जाता है। अगर अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको फेवरेट कलर क्या है, तो वो क्वालिटेटिव में आएगा या क्वांटिटेटिव में? कोई रिस्पॉन्स करना चाहे? जी बिल्कुल, वो क्वालिटेटिव में आएगा। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि आपकी हाइट क्या है या आपका वेट क्या है, तो वो क्वांटिटेटिव में आएगा। क्वालिटेटिव डाटा में हम क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो क्वालिटेटिव डाटा की आगे दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ नॉमिनल डाटा एंड द सेकंड वन इज़ ऑर्डिनल डाटा। नॉमिनल डाटा में ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनमें डाटा की रैंकिंग नहीं होती या कोई ऑर्डर नहीं होता, जबकि ऑर्डिनल में ऐसी कैटेगरीज आ जाती हैं जिनमें डाटा का ऑर्डर होता है और इसमें रैंकिंग भी होती है। नॉमिनल की एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो जेंडर या मेल हो सकता है या फीमेल, इसमें इनका कोई ऑर्डर नहीं होता। या हम फ्रूट्स कहें कि डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट हो सकते हैं या कलर हो सकते हैं, इनमें हम रैंकिंग नहीं बता सकते। जबकि दूसरी टाइप ऑर्डिनल, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ये शर्ट के साइजेस या स्मॉल हो सकते हैं, मीडियम या लार्ज, ठीक है, तो ये हम इनकी रैंकिंग बता सकते हैं या ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि आप किसी सर्विस से कितना सेटिस्फाई हैं, तो आप या तो सेटिस्फाई नहीं होंगे या अच्छा होंगे, तो ये भी ऑर्डिनल में आ जाएगा। अब जो होता है नॉमिनल डाटा, उसे हम लेबलिंग के लिए यूज़ करते हैं। लेबलिंग के लिए इस तरह के, अगर हमारे पास डिफरेंट फ्रूट्स हैं तो हम उनमें कलर्स के लेबल दे सकते हैं कि ये फ्रूट इस कलर का है, एप्पल रेड कलर का है, तो इसलिए ये हम नॉमिनल डाटा में लेबलिंग करवा सकते हैं। जबकि सेकंड टाइप जो है ऑर्डिनल, इसमें ऑर्डर ही होता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। इसके बाद आ गया जी क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा, इसमें हम क्वांटिटी मेजर करते हैं। क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटेटिव में आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, एक आती है डिस्क्रीट एंड द सेकंड वन इज कंटिन्यूअस। सो डिस्क्रीट डाटा में हम डिस्क्रीट डाटा को हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल वैल्यूज होती हैं, जबकि जो कंटिन्यूअस डाटा है वो मेजरेबल वैल्यूज हो सकती हैं। डिस्क्रीट में अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके स्कूल या कॉलेज में कितने ट्रीज हैं, तो आप मुझे आंसर करेंगे इसका या 5 हैं या 6 हैं, इस तरह आंसर करेंगे। आप पॉइंट्स में नहीं मुझे आंसर करेंगे, यानी 5.1 है या इस तरह। डिस्क्रीट डाटा में होल नंबर्स आते हैं, आप पॉइंट्स में इसका आंसर नहीं दे सकते। जबकि जो कंटिन्यूस है, इसमें डाटा कि एनी कोई भी रेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी हाइट क्या है, तो आप
कह सकते हैं कि 5.3 फीट। ठीक हो गया। तो इसके अलावा वेट हो सकती है इसकी एग्जांपल, या टेम्परेचर हो सकता है कि टेम्परेचर 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा टाइप्स इनमें कंपेयर किया गया है। नॉमिनल, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, ये इसकी एग्जांपल कलर एंड फ्रूट। ऑर्डिनल, जिसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, इसमें शर्ट के साइज आ जाते हैं। इसके अलावा डिस्क्रीट, जो कि काउंटेबल होती हैं वैल्यूज़, और कंटिन्यूस, जो कि मेजरेबल होती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, तो ये इनमें से कौन सी डाटा टाइप्स में आएगा? डिस्क्रीट। जी बिल्कुल, ये डिस्क्रीट में आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आगे आ जाता है कि ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अब हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, और जो डाटा होता है वो अक्सर मैसी होता है। तो अगर हम उसे ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसकी मिसाल इस तरह समझें कि अगर आपका रूम है, इसमें चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, कोई चीज़ किधर है कोई किधर है, कपड़े कहीं बिखरे पड़े हैं। तो अगर आपको मैं कहूँ कि आप ना 5 सेकंड में अपने शूज़ ढूंढें, तो आप इतनी जल्दी नहीं ढूंढ सकेंगे, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, आपके रूम में चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं हैं। इसी तरह डाटा का भी होता है कि डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसे यूज़ करने से पहले। ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं? ताकि हम उसमें से एरर को रिड्यूस कर सकें, अ, हम अपना टाइम बचा सकें डाटा में सर्च करने के लिए या सॉर्टिंग के लिए, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकें, या एनालिसिस को इनेबल कर सकें। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजिंग डाटा को। अब हमारे पास डाटा आ गया। डाटा वो आगे हम देखेंगे कि डाटा को कलेक्ट कैसे करना है, वो आगे टेक्निक्स पढ़ी हैं, तो उसकी डिफरेंट टाइप्स भी हैं, वो हम आगे पढ़ लेंगे। अब समझ ले हमारे पास डाटा आ गया, लेकिन डाटा शुरू में ना मैसी होता है। तो अगर हम डाटा को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो हम उसमें से डिफरेंट इंसाइट्स नहीं निकाल पाएंगे। इनसाइट्स डाटा तब तक यूज़ नहीं हो सकता जब तक हम उसे प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट ना कर लें। इसलिए डाटा को यूज़ करने से पहले उसे ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि डाटा को ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जा सकता है। डाटा टेबल्स, चार्ट्स एंड कलेक्शन। अब डाटा को ऑर्गेनाइज हम टेबल फॉर्म में कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि डाटा टेबल फॉर्म में होता है, ये इस तरह से कि पहले स्टूडेंट है उसके मार्क्स आ गए। ये डाटा को ऑर्गेनाइज करने का बेस्ट वे है कि डाटा को हम टेबल फॉर्म में लिख दें, रोज और कॉलम की फॉर्म में। जो हॉरिजेंटल है इसे रो कहते हैं, और जो वर्टिकल है इसे कॉलम कहते हैं।
फर्स्ट मेथड तो ये हो गया कि हम डाटा को टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके बाद आती है डाटा की विजुअल रिप्रेजेंटेशन, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। अब चार्ट्स और ग्राफ्स डाटा को ऑर्गेनाइज करने का ये भी एक इम्पोर्टेंट वे है। अगर हम किसी चीज़ का चार्ट देखें या ग्राफ देखें तो उसके ज़रिए से हमें डाटा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी स्क्रीन चेंज हो रही है। यस सर। ये देखें, ये चार्ट है। इस चार्ट से हमें ये पता चल रहा है कि किसी चीज़ की वैल्यू या प्राइस ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। अक्सर इस तरह होता है कि हमें डाटा वैसे नहीं समझ आ रहा होता, लेकिन अगर हम उसे चार्ट्स या ग्राफ में देखें तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से डाटा की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसलिए चार्ट्स और ग्राफ इम्पोर्टेंट वे है डाटा को रिप्रेजेंट करने का विजुअली। अब इसी तरह ये ग्राफ है। ग्राफ में इधर कोई वैल्यूज़ होंगी स्टूडेंट की। तो इधर हम इस तरह जान सकते हैं कि ये कितनी चीज़ें हैं ग्राफ के ज़रिए से। ये देखें, ये हाईएस्ट पीक है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी आ जाएगी। ये लोएस्ट है, इसमें कम क्वांटिटी आ जाएगी। इस तरह से हम चार्ट्स और ग्राफ के ज़रिए से डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद हम डाटा को कलेक्ट क्यों करते हैं। डाटा कलेक्शन होती है कि ये एक प्रोसेस है डाटा को कलेक्ट करके उसमें से इंफॉर्मेशन को गैदर करना। अभी इंफॉर्मेशन हम क्यों डाटा से निकालते हैं, ताकि हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकें, क्वेश्चंस के आंसर दे सकें और कोई डिसीजन मेक कर सकें। अब हम डाटा किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं, ये डिफरेंट मेथड्स आ गए। नंबर एक तो हम सर्वे के ज़रिए डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप डिफरेंट ग्रुप्स में ना आपको सर्वे फॉर्म्स आते होंगे। तो उसमें लिखा होगा कि ये सर्वे फिल करें। उसमें डिफरेंट डिटेल्स होगी, इसके ज़रिए से डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। उसके अलावा इंटरव्यू हो सकते हैं। इंटरव्यू की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। इंटरव्यू में वन टू वन डिस्कशन होती है, इसमें डिटेल से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ये होती है कि हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके खुद ही उसका नतीजा अखज़ करें। इसके बाद होती है ऑनलाइन सोर्सेज। इसमें डिफरेंट वेबसाइट वगैरह या डेटाबेसेस वगैरह, इसमें से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब वन बाय वन इसे हम डिटेल में देख लेते हैं। अब पहले आ गया सर्वे। सर्वे डिफरेंट, मैंने आपको पहले बता दिया कि गूगल फॉर्म में क्वेश्चन दिए होते हैं और फिर उनके आंसर्स हमसे मांगे होते हैं। तो एक तो इस तरह से डाटा कलेक्ट हो सकता है, या हमें क्वेश्चन दिया हो सकता है उसकी जिस तरह से क्विज आपके होते हैं कि एक क्वेश्चन है उसके आगे उसके चार ऑप्शंस हैं, तो आप उनमें से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया एक तरीका डाटा को कलेक्ट करने का। इसके बाद हो सकते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू में डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं कि आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या आपका स्कूल में किसी टीचर के साथ इंटरव्यू हो रहा है, या कह लें कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो भी एक किस्म का इंटरव्यू ही है। तो इंटरव्यू में डाटा डिटेल से कलेक्ट हो सकता है। इसके बाद आ जाती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को आप इस तरह समझें कि आपका टीचर है, तो
वो आपको क्लास में ऑब्जर्व करता है कि आप क्लास में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, कौन क्लास में प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है। तो ये डिफरेंट टीचर्स ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरह से ये डाटा कलेक्ट हो सकता है। इसके बाद आ गया ऑनलाइन डाटा सोर्सेज। ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं। मसलन गूगल ही समझ लें कि गूगल में बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है। आप एक सर्च करते हैं तो ऑनलाइन आपको डाटा कलेक्ट हो सकता है। इसके बाद विकिपीडिया ये एक वेबसाइट है, इसमें भी बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है। बीबीसी ये न्यूज़ का है। तो गूगल से समझ लें हम ऑनलाइन डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डाटा एक्सट्रैक्शन एंड डाटा इंटीग्रेशन। डाटा एक्सट्रैक्शन ये होता है कि डाटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अब हमारे पास समझ लें कि बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन अब आपकी क्लास का डाटा पड़ा हुआ है तो आपकी क्लास में स्टूडेंट के मार्क्स पड़े हुए हैं। तो लेकिन मुझे सिर्फ वो स्टूडेंट के नाम चाहिए जिनके मार्क्स 90+ हैं, यानी जिनका ए ग्रेड है। तो मैं वो डाटा को उनमें से स्टूडेंट को सर्च आउट करूंगा कि किनके मार्क्स 90+ हैं या किनका ए ग्रेड है। तो इसे हम कहते हैं डाटा एक्सट्रैक्शन। इसके बाद आती है डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन होती है कि डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करके तो किसी एक जगह पे उसे मर्ज कर देना। इसे हम कहते हैं डाटा इंटीग्रेशन। मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी एक चीज़ का डाटा चाहिए हो हमें, तो हम उसे डिफरेंट जगहों से कलेक्ट करेंगे। हम उसे सर्वे से भी कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम उसे ऑनलाइन सोर्सेज गूगल वगैरह से कलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा हम उसका इंटरव्यू भी किसी से कर लेंगे उस टॉपिक के हवाले से। तो ये हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे और किसी एक जगह मर्ज कर देंगे। इसे कहते हैं डाटा इंटीग्रेशन। इसके बाद डाटा मेनली टू टाइप्स में कैटेगराइज होता है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड डाटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा जो कि ऐसा डाटा जो कि ऑर्गेनाइज होता है रो और कॉलम्स में। जिस तरह आगे आपने देखा कि डाटा इन टेबल्स, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड डाटा की फॉर्म थी। इसके बाद जो होता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, इसमें डाटा ऑर्गेनाइज नहीं होता। स्ट्रक्चर्ड डाटा की अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो ये एक्सेल में आपने डिफरेंट स्प्रेडशीट देखी होंगी। तो जो एक्सेल में डाटा पड़ा होता है वो स्ट्रक्चर होता है क्योंकि वो टेबल फॉर्म में होता है और वो ऑर्गेनाइज होता है। इसके अलावा जो अनस्ट्रक्चर है इसकी एग्जांपल में आ जाएगी वीडियोस या इमेजेस। अब इमेजेस या वीडियो ये ऑर्गेनाइज नहीं होता, ये टेबल फॉर्म में नहीं होता, इसलिए ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। इसके बाद आ गया जी स्टोरिंग डाटा। अब हमारे पास डाटा तो काफ़ी आ गया। डाटा कलेक्ट हमने काफ़ी जगह से कर लिया। हमने डिफरेंट मेथड भी पढ़ लिया कि डाटा को कलेक्ट किस तरह करना है। अब आगे आ गया कि डाटा को स्टोर कैसे करना है या किस जगह पे करना है। नंबर वन तो आ गया, हम स्प्रेडशीट बना के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी क्लास का डाटा है, नेम हो गया, आपका फादर नेम हो गया, और आपका सेक्शन हो गया, आपकी क्लास होगी कौन सी है, आपके ग्रेड हो गए, आपके नंबर हो गए, मार्क्स हो गए। ये हम डाटा जो ऐसा डाटा जो कि स्मॉल टू मीडियम फॉर्म में है, तो उसे हम अक्सर स्प्रेडशीट यानी गूगल शीट या एक्सेल वगैरह में लिख के स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद दूसरी टाइप आ गई डेटाबेसेस। जो डाटा होता है लार्ज, वो डेटाबेसेस में स्टोर होता है। डेटाबेस एक स्टोरेज की स्पेस कह लें कि वो होती है जिसको डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें वो स्टूडेंट्स काफ़ी तादाद में होते हैं। तो उसमें वो डाटा डेटाबेसेस में स्टोर करते हैं। यूनिवर्सिटी ने ख़ास डेटाबेस खरीद के रखा होता है, तो उसमें
तमाम स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर होता है, तमाम स्टूडेंट के मार्क्स और जो प्रीवियस गुजर चुके हैं, जब से यूनिवर्सिटी चल रही है तब से ये डाटा उन डाटा बेसिस में स्टोर होता है। इसके बाद आ गया डाटा वेयर हाउसेज। ये ज़्यादातर बिजनेस जो होते हैं, बिजनेस वाले वो यूज़ करते हैं डाटा वेयर हाउसेज। अब मिसाल के तौर पे अमेज़ोन है, तो अमेज़ोन ने अपना डाटा, जो अमेज़ोन की वेबसाइट पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, उनकी किस तरह से सेल्स वगैरह हो रही है, तो उनका वो डाटा वेयर हाउसेज में उन्होंने अपना डाटा स्टोर किया होता है और मैनेज करते हैं। इसके बाद आ गई नो एसक्यूएल डाटा। अब नो एसक्यूएल जो कि डाटा अनस्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, वो नो एसक्यूएल डाटाबेस इसमें स्टोर होता है वो डाटा। इसकी एग्जांपल आ गई मोंगोडीबी। ये डाटा को स्टोर करने का ये भी एक मेथड है। इसके बाद आ गया डाटा विजुअलाइजेशन। ये हमने पहले पढ़ लिया कि नॉमिनल डाटा, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा आ गया। अब इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को विजुअली। नॉमिनल डाटा को पाई चार्ट के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके अलावा ऑर्डिनल डाटा इसको बार चार्ट के ज़रिए। ये देखें, ये हाई का है, ये मीडियम और ये लो, ये ग्राफ के ज़रिए से रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद आ गया जी डिस्क्रीट डाटा। क्वांटिटेटिव की ये टाइप्स आ गई हैं, और कंटिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट को हम हिस्टोग्राम के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंटिन्यूस को हम लाइन ग्राफ के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डाटा की विजुअलाइजेशन हम क्यों करते हैं? मैंने आपको पहले बता दिया कि चार्ट्स और ग्राफ्स में डाटा बेटर वे में अंडरस्टैंड हो सकता है। हम डाटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे हम इंसाइट्स या पैटर्न जल्दी कोलेक्ट कर सकते हैं, और हम अपना बेटर डिसीजन ले सकते हैं अगर डाटा चार्ट्स और ग्राफ की शेप में हो। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। अच्छा, स्ट्रक्चर डाटा ऐसा डाटा होता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्गेनाइज्ड इस तरह के जो कि टेबल फॉर्म में होता है। स्ट्रक्चर डाटा को स्ट्रक्चर करने का फ़ायदा ये है कि हम उससे इजीली चीज़ों को सर्च आउट कर सकते हैं। अब आपने गूगल की स्प्रेडशीट देखी होगी, उसमें डाटा स्ट्रक्चर वे में होता है। उसमें स्टूडेंट के मार्क्स वगैरह हो सकते हैं। ऐसा डाटा जो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हो और किसी खास ऑर्डर में हो, तो उसे हम स्ट्रक्चर डाटा कहते हैं। अच्छा, नंबर डाटा स्प्रेडशीट में स्टोर कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट डाटा ये भी हम स्प्रेडशीट में स्टोर कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स, मिसाल के तौर पर आपका नाम है, वो अल्फ़ाबेट्स में स्टोर होगा। वो भी हम स्ट्रक्चर डाटा की फॉर्म में एक्सेल या स्प्रेडशीट में स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आ गई डाटा की प्री प्रोसेसिंग। अब हमारे पास डाटा हमने कलेक्ट कर लिया डिफरेंट सोर्सेज के ज़रिए से। अब उन डाटा को यूज़ करने से पहले हमें डाटा को प्री प्रोसेस करना ज़रूरी होता है। प्री प्रोसेसिंग क्या है? डाटा को क्लीन करना या डाटा को ऑर्गेनाइज करना, ताकि हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो डाटा को कलेक्ट करने के बाद डाटा की प्री प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है। अब ये आ गया कि डाटा प्री प्रोसेसिंग होता क्या है। डाटा प्री प्रोसेसिंग
क्रिटिकल स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग रॉ डाटा बिफोर एनालिसिस। अब जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें डिफरेंट एरर हो सकते हैं, डिफरेंट आउटलायर हो सकते हैं, डाटा में नॉइज़ आ सकती है। तो अब उस डाटा को यूज़ करने से पहले अगर हम डाटा को उसी तरह यूज़ करेंगे कलेक्ट करने के बाद बगैर प्रोसेसिंग के, तो हमारा रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। जिस तरह हम चाहते हैं उसी तरह रिज़ल्ट हमारा नहीं आएगा। इसलिए हम डाटा को प्री प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है डाटा को यूज़ करने से पहले। अब डाटा प्री प्रोसेस इसमें आ जाती हैं कि डाटा को क्लीन करना, उसमें से एरर को रिमूव करना, डाटा में डिफरेंट मिसिंग वैल्यूज़ हो सकती हैं, उनको फिल करना या उनको फ्लैग कर देना, यानी कि जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको उड़ा देना या उनको फिल करना। इसके बाद डाटा में एरर्स होते हैं, उनको रिमूव करना, या अक्सर इस तरह होता है कि डाटा में डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो उसे हम डुप्लीकेट को रिमूव करेंगे डाटा को यूज़ करने से पहले। इसे हम कहते हैं डाटा की प्री प्रोसेसिंग। अब हम देखते हैं कि एरर्स, आउटलायर या बाइस ये क्या होते हैं। एरर्स ये होते हैं कि इनकरेक्ट या रॉन्ग वैल्यू डेटाबेस के अंदर। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको कोई फॉर्म सेंड किया और उस फॉर्म में मैंने आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे थे कि आपका नेम क्या है और आपकी क्लास कौन सी है, आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपके फ़लाँ सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। तो उसमें से आपने बाई मिस्टेक या टाइपिंग में आपकी मसला आ गया या टाइपिंग में कोई एरर आ गया। मिसाल के तौर पे आपने अपने मार्क्स लिखने थे 95, तो उसकी जगह आपने लिख दिया 105, तो ये डाटा में एरर आ जाएगा। तो अगर हम ऐसे ही डाटा को यूज़ कर लेंगे एरर को रिमूव करने से पहले या एरर को रिमूव किए बगैर, तो ये हमारे लिए बाद में हमारे रिज़ल्ट को ख़राब करेगा। इसके बाद आ जाता है आउटलायर। आउटलायर हो जाती है एक्सट्रीम या अनयूजुअल वैल्यू। अब इसकी मिसाल हम इस तरह लेते हैं कि मैंने आपके मार्क्स पूछे डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो उसमें से किसी में आपके मार्क्स से 80, 85, 89, 87, और किसी एक ऐसा सब्जेक्ट है और उसमें आपके मार्क्स अगर 5 आपने पुट कर दिए, तो वो आउटलायर में आ जाएगा। यानी कि ऐसी वैल्यू जो कि दूसरी तमाम वैल्यू से एक डिफरेंट है, जो कि अनयूजुअल वैल्यू है, उसे हम कहते हैं आउटलायर। अब आउटलायर को हम इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। आउटलायर को पहले हैंडल करना होगा डाटा को, डाटा की एनालिसिस या डाटा को यूज़ करने से पहले। इसके अलावा जो तीसरी है वो है बाइस। समटाइम डाटा अनफेयर होता है या इनकम्प्लीट होता है, इसे हम कहते हैं डाटा की बाइस। इसकी मिसाल इस तरह हम दे सकते हैं कि अगर मैं किसी नेटवर्क सिम का सर्वे करवा रहा हूँ कि ये सिम कैसी है। अगर मिसाल के तौर पे मैं टेलीनार या यूफोन या जोंग जैज़ इनमें से किसी एक का सर्वे करवा रहा हूँ कि ये सिम कैसी है, इसमें सिग्नल कैसे आते हैं, तो ये डिफरेंट पीपल अपना फीडबैक दें इसके बारे में। अब अगर मैंने ये जानना हो कि फाइनल रिजल्ट फाइंड करना हो कि ये सिम के बारे में लोगों के रिव्यूज़ गुड हैं या बैड हैं, तो इसके लिए मुझे जो डाटा कलेक्ट करना होगा वो पूरे पाकिस्तान से करना होगा। लेकिन अगर मैं किसी एक ख़ास सिटी से वो डाटा कलेक्ट करूं कि आपकी सिटी में इस सिम की सर्विस कैसी है, तो इसे हम बाइस कहेंगे। वो हमें रिज़ल्ट किसी एक ख़ास स्पेसिफिक जगह का ला के देगा, किसी एक स्पेसिफिक सिटी का ला के देगा। अब उस सिटी में वो सिम के रिव्यूज़ या तो बैड हो सकते हैं या अच्छे हो सकते हैं।
लेकिन इससे हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पूरे पाकिस्तान में या पूरे सूबे में इस सिम की सर्विस कैसी है। ठीक हो गया, तो ये इसे हम कहते हैं कि डाटा में बाइस है। तो ये एरर्स की टाइप हैं। इनको हम पहले हैंडल करते हैं या एरर्स को रिमूव करते हैं, आउटलायर को हैंडल करते हैं बिफोर डाटा को यूज़ करने से पहले। इसे हम कहते हैं डाटा की प्री प्रोसेसिंग। अच्छा राबिया, ये आप कौन सी कह रहे हैं कि दोबारा रिपीट कर दें? आउटलायर्स का मैं दोबारा बता देता हूँ कि आउटलायर जो होती है एक्सट्रीम या अनयूजुअल वैल्यू हो सकती है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर मैं आपसे अ, इसकी अगर हम कोई और एग्जांपल देखें, तो मिसाल के तौर पे अ, अब आपका कोई इंटरव्यू है, जॉब इंटरव्यू है आपका, उसमें आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो उसमें उसने आपसे पूछे हैं कि आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं, आपके एफएससी में कितने मार्क्स हैं, और आपकी यूनिवर्सिटी में कितने मार्क्स हैं। अब मैट्रिक के मार्क्स बंदा लिख देगा कि मेरे 1100 या 1200 में से इतने मार्क्स आ गए मेरे। तो एफएससी में भी बंदा इस तरह लिख देगा कि मेरे 1200 में से इतने मार्क्स आ गए। लेकिन जब यूनिवर्सिटी की बारी आएगी, तो उसमें हम अपनी सीजीपीए लिखेंगे। अगर हम सीजीपीए देखें तो वो 4 में से आती है। अगर हम 3.5 लिख दें, सीजीपीए 3.5, और अगर हम उसको कंपेयर करें अपने मैट्रिक या एफएससी के मार्क्स में, मैट्रिक या एफएससी के मार्क्स हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल किसी के 1000 आ गए तो हम लिखेंगे 1000। और अगर हम 1000 को 3.5 से कंपेयर करें, तो ये तो एक बिग डिफरेंस बन जाएगा। तो अगर हम 1000 और 3.5 को वेटेज, इक्वल वेटेज दें, तो ये सही नहीं रहेगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। तो इसलिए इसे हम कहेंगे आउटलायर। अब इसे हम आउटलायर को हैंडल करेंगे डाटा को यूज़ करने से पहले। हैंडल हम इस तरह कर सकते हैं कि या तो सीजीपीए को कोई ख़ास फार्मूला लगा के हम उसे भी मार्क्स में कन्वर्ट कर लें, या हम इस तरह कर सकते हैं कि सीजीपीए की वेटेज को बढ़ा दें। इसी तरह से हम आउटलायर को हैंडल करना पड़ता है डाटा को यूज़ करने से पहले। ओके, मैं ये स्लाइड दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि डाटा प्री प्रोसेसिंग ये होती है कि डाटा हमने कलेक्ट कर लिया। तो जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसमें डिफरेंट किस्म के एरर्स हो सकते हैं, या आउटलायर हो सकते हैं, या उसमें डाटा में बाइस हो सकती है। तो हम डाटा को एक्चुअल यूज़ करने से पहले हम डाटा की प्री प्रोसेसिंग करते हैं। अगर हम डाटा की प्री प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो हमारे रिजल्ट फॉल्टी आएंगे। इसलिए डाटा की प्री प्रोसेसिंग करना बहुत ज़रूरी है डाटा को एक्चुअली यूज़ करने से पहले। इसके बाद डाटा क्लीनिंग, ये हम प्रोसेस देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल डाटा में टाइपिंग का एरर आ गया, या आपने मिस्टेकनली कोई गलत मार्क्स टाइप कर दिए, तो वो हम डाटा को यूज़ करने से पहले उसे करेक्ट करेंगे। या आपके थे फॉर एग्जांपल मार्क्स 100 में से मैंने आपके मार्क्स पूछे थे, तो आपने अगर गलती से 105 लिख दिए तो वो इम्पॉसिबल वैल्यूज़ होगी। तो उसे हम पहले करेक्ट करेंगे उसे यूज़ करने से पहले। इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको एक स्पेसिफिक फॉर्म सेंड किया, तो आपने
दो बार उस फॉर्म को फिल कर दिया तो डाटा मेरे पास दो बार आ जाएगा, या डाटा डुप्लीकेट हो जाएगा। तो मुझे डाटा को यूज़ करने से पहले वो डाटा की डुप्लीकेशन को रिमूव करना पड़ेगा। इसके अलावा डाटा में मिसिंग वैल्यूज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे पूछा कि आपकी क्लास कौन सी है, तो आपने मुझे बताया ही नहीं, या वो स्पेसिफिक फील्ड फिल ही नहीं की, या मुझे बताया ही नहीं कि आपकी क्लास कौन सी है, तो वो मिसिंग वैल्यूज़ में आ जाएगा। वो मिसिंग वैल्यूज़ के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम उस फील्ड को ही रिमूव कर दें, या तो हम उस मिसिंग वैल्यू को फिल कर दें आपसे दोबारा उस फील्ड के बारे में पूछ के। उसके बाद आता है कि आउटलायर को हैंडल करना, इन्वेस्टिगेट या रिमूव एक्सट्रीम वैल्यूज़। आउटलायर का मैंने आपको पहले बता दिया, तो इसको भी हम हैंडल करते हैं डाटा को यूज़ करने से पहले। A student exam score is recorded at 105 out of 100. Data cleaning correct this to 95। ये एग्जांपल दिया कि उसने, अगर आपने मार्क्स अपने 105 लिख दिए हैं तो वो डाटा को पहले क्लीन करेगा, वो आपके मार्क्स को एक्चुअल में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद आ गया डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस क्या होता है? डाटा एनालिसिस एक प्रोसेस है कि डाटा में से पैटर्न्स को फाइंड करना, या डाटा में से कंक्लूजन को ड्रा करना, और उन कंक्लूजन को ड्रा करके या पैटर्न को फाइंड करके कोई डिसीजन लेना, इसे हम कहते हैं डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस की दो कैटेगरीज हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वही कि ये क्वांटिटी के साथ आएगा, यानी नंबर्स की फॉर्म में डाटा आएगा। और जो क्वालिटेटिव है वो उसमें डाटा की क्वालिटी होगी। फॉर एग्जांपल, किसी चीज़ का कलर हो गया, या किसी चीज़ का नेम हो गया, इस तरह से ये क्वालिटेटिव में आएगा। अब इसमें डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें फर्स्ट आ जाता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें थ्री आ जाती हैं चीज़ें। नंबर वन पे मीन, मीडियन और मोड। मीन ये होता है कि किसी चीज़ की डाटा की एवरेज लेना। अगर फॉर एग्जांपल मैंने डिफरेंट स्टूडेंट का मार्क्स का डाटा लिया है, तो अगर मैं उनकी एवरेज लेना चाहता हूँ, या मैं पूरी क्लास के मार्क्स मेरे पास पड़े हैं किसी खास सब्जेक्ट में, और मैंने किसी को बताना है कि मेरी क्लास के में स्टूडेंट्स के इस खास सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, तो मैं डाटा की पहले एवरेज लूँगा। एवरेज इस तरह से आती है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 5 वैल्यूज हैं, तो सबसे पहले मैं उनको सम कर लूँगा और उनको डिवाइड कर दूंगा। टोटल कितनी वैल्यूज हैं? 5। 5 पे डिवाइड कर दूंगा। इसे हम कहते हैं मीन, या डाटा की एवरेज लेना। इसके बाद आते हैं डाटा का मीडियन। मीडियन ये होता है कि डाटा को हम पहले सॉर्ट करते हैं, और इसके बाद जो उसकी मिडल वैल्यू होती है उसे हम मीडियन कहते हैं। मीडियन ये हम किस तरह फाइंड करते हैं? डाटा की टोटल वैल्यूज डिवाइडेड बाय 2। अगर डाटा इवन में है और अगर ओड में है, तो इसका फार्मूला है डाटा की टोटल वैल्यूज प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये होता है मीडियन। इसके बाद आता है मोड। मोड ये होता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोस्ट फ्रीक्वेंट इस तरह आप कह सकते हैं कि आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट के मार्क्स 80-80 बराबर आ गए हैं, तो बाकी सब के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स हैं, तो उसमें से अगर मैं मोड निकालना चाहूँ तो वो मोड आएगा 80 मार्क्स। इसके अलावा आते हैं मैयर ऑफ स्प्रेड। इसमें हम डाटा की रेंज को मैयर करते हैं। रेंज किस तरह से मैयर करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में मैक्सिमम आप मार्क्स आए हैं कंप्यूटर में आपके 90, और मिनिमम आए हैं आपके समझ लें 50।
तो रेंज क्या होगी? 90 में से 50 को माइनस करेंगे तो 40 आपकी रेंज आ जाएगी। इसके बाद आती है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन डाटा मीन से कितना स्प्रेड है, यानी कि डाटा अपनी एवरेज वैल्यू से कितना फैला हुआ है, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये थे पढ़े हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस के मेथड्स। इसके बाद आते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव जब था वो क्वांटिटी के हिसाब से या कैटेगरी के हिसाब से था, जबकि जो क्वालिटेटिव है ये है, सॉरी, जो क्वांटिटेटिव था वो क्वांटिटी के हिसाब से था, न्यूमेरिक फॉर्म में उसमें डाटा था, तो उसमें हमने डिफरेंट ऑपरेशन यूज़ किए थे। लेकिन जो है क्वालिटेटिव, ये है क्वालिटी के हिसाब से, इसमें डाटा नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में है। तो इसमें हम एनालिसिस किस तरह करेंगे? इसमें भी डिफरेंट मेथड्स हैं। नंबर 1 पे है कंटेंट एनालिसिस, यानी हमारे पास जो कंटेंट है अ, उसे हम देखेंगे कि हम उसकी काउंटिंग कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक वर्ड कितनी बार आया है, ताकि हम उसमें से कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकें। इसके बाद आ जाता है थीमेटिक एनालिसिस। इसमें से हम देख सकते हैं कि डाटा हम रेकरिंग थीम्स को आइडेंटिफाई कर सकें। रेकरिंग ये होता है कि बार बार एक चीज़ को एक चीज़ जो किसी लूप में हो रही होती है, यानी बार बार एक चीज़ हो रही होता है, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है विजुअल एंड ऑडियो डाटा। विजुअल या ऑडियो डाटा, इसकी भी हम विजुअल इमेजेस या वीडियोस की फॉर्म में हमारे पास डाटा हो सकता है। उसमें से भी हम उसकी रिकॉर्डिंग से कोई चीज़ें, मीनिंगफुल इंसाइट्स या पैटर्न्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ गया कोलैबोरेटिव टूल्स या क्लाउड स्टोरेज। अब कोलैबोरेटिव टूल्स ऐसे टूल्स होते हैं कि जो कि डिफरेंट पर्सन उन टूल्स को यूज़ करके आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। कोलैबोरेट इस तरह कि अगर मेरे पास डाटा था फार्म में, तो वो मैंने अपना डाटा को किसी क्लाउड स्टोरेज में अपलोड कर दिया और उसका लिंक मैंने आपको दे दिया, तो आप उसमें से डाटा को असेस कर सकते हैं। अगर आप मैंने मैंने आपको व्यू की असेस दी है तो आप डाटा को सिर्फ व्यू कर सकते हैं। अगर मैंने आपको एडिटिंग की असेस दी है तो आप डाटा में एडिटिंग भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये स्लाइड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये स्लाइड्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अपने गूगल ड्राइव में अपलोड करके, और मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप फिर डाटा को व्यू कर सकेंगे। इसे हम कहते हैं कोलैबोरेटिव टूल्स। और कोलैबोरेटिव टूल्स हम डाटा को पहले क्लाउड में स्टोर करते हैं, फिर ही हम डाटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अब टूल्स लाइक गूगल ड्राइव होगी, वन ड्राइव होगी, या ड्रॉप बॉक्स हो गया, ये डिफरेंट टाइप्स हैं क्लाउड स्टोरेज की, जिसके ज़रिए से हम डाटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हम डाटा को क्लाउड में अपलोड कर देंगे या क्लाउड में रख देंगे, तो हम किसी भी जगह पे हों तो हम डाटा को असेस कर सकते हैं एनीवेयर, या किसी भी डिवाइस से हम डाटा को असेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑटोमेटिक बैकअप, यानी हमारी डाटा की फाइल्स उस जगह पे सेव पड़ी रहती हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लैपटॉप में डाटा पड़ा हुआ है काफ़ी, अगर मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया या गुम हो गया या मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, तो वो डाटा तो मेरा डाटा उड़ जाएगा या डाटा मेरा जाता लगेगा। लेकिन अगर मैं उस डाटा को पहले अपनी क्लाउड स्टोरेज में अपलोड कर दूं, तो अगर बाद में मेरे लैपटॉप को कुछ भी हो गया या गुम भी हो गया, तो मैं बाद में अपने डाटा को असेस कर सकता हूँ। इसलिए क्लाउड स्टोरेज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
डाटा को स्टोर करने से के हवाले से इसमें डाटा हमारा सेफ रहता है। इसके बाद हम डाटा की रियल टाइम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। यानी कि मैं अपनी स्लाइड किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ, उसमें से किसी का रिव्यू ले सकता हूँ, अपनी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, स्लाइड्स वगैरह या डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया, ये थे क्लाउड स्टोरेज या उसके एडवांटेजेस और कोलैबोरेटिव टूल्स। इसके बाद आ गया डाटा साइंस। डाटा साइंस क्या है कि डाटा में से पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना और कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इसे हम कहते हैं डाटा साइंस, यानी डाटा की साइंस। डाटा साइंस अब अ, किन चीज़ों से मिलके, किन चीज़ों को कंबाइन करके बनती है। ये कंप्यूटर साइंस, इसमें प्रोग्रामिंग आ जाती है। उसके अलावा ये मैथमेटिक्स आ जाती है। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स आ जाती है। इसके अलावा हमारा बिजनेस का नॉलेज ये आ जाता है। इन चार चीज़ों को अगर हम कंबाइन कर दें तो डाटा साइंस बन जाती है। अब डाटा साइंस के डिफरेंट टूल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पाइथन लैंग्वेज, ये आपने पढ़ी होगी पिछले वीक में। इसे हम डाटा साइंस में यूज़ करते हैं। इसके अलावा आर, ये भी एक लैंग्वेज है। एसक्यूएल, ये एक डेटाबेस है। एक्सेल, ये जो होती है, एक्सेल में कोई डाटा पड़ा हुआ हो। ये मोस्ट वाइडली यूज टूल्स हैं डाटा की एनालिसिस के लिए या डाटा की विजुअलाइजेशन के लिए या डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। ये डिफरेंट टूल्स हैं। इसके बाद आ गया बिग डाटा या फ्यूचर ऑफ डाटा साइंस। अब डाटा साइंस की एक पाइपलाइन होती है या वर्कफ्लो होता है। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक हो गया, उस फिर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उस प्रॉब्लम के हिसाब से हमने डाटा कलेक्ट करना होता है। फिर डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने डाटा की प्री प्रोसेसिंग करनी होती है, यानी डाटा को क्लीन करना होता है। उस डाटा को क्लीन करने के बाद हमने डाटा की एनालिसिस करनी होती है, डाटा में से पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है। तो उसके बाद हम उसका विजुअलाइजेशन करते हैं और उसके बाद हम किसी फाइनल रिजल्ट या फाइनल आउटपुट तक पहुंचते हैं। ये है डाटा साइंस की वर्कफ्लो या पाइपलाइन। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको, कि फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम ये है अ, कि आपका स्कूल या कॉलेज, उसमें से आपका टीचर कहता है कि नाइन्थ क्लास के कंप्यूटर के सब्जेक्ट में से जिनके मार्क्स 80+ हैं, मुझे वो स्टूडेंट चाहिए। ये एक समझ लें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे मार्क्स चाहिए। प्रॉब्लम की क्लियर आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम अ, आपका डेटाबेस उठाएंगे और उसमें से आपकी क्लास में से कंप्यूटर साइंस के जो मार्क्स होंगे वो हम निकालेंगे। कंप्यूटर साइंस के मार्क्स निकालने के बाद आपकी क्लास के हम डाटा को देखेंगे कि डाटा क्लीन है या नहीं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि डाटा पहले से ही क्लीन होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है अगर हम ऑनलाइन डाटा उठाएं तो हमें अक्सर वो क्लीन करना पड़ता है। लेकिन अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से डाटा लें तो वो पहले ही क्लीन होता है डाटा। तो डाटा की अगर हम देखेंगे, डाटा क्लीन करने की ज़रूरत हुई तो वो करेंगे, नहीं तो डाटा पहले से ही क्लीन होगा। इसके बाद हम डाटा की एनालिसिस करेंगे, यानी डाटा में से अ, अ, वो स्टूडेंट को हम निकालेंगे या एक्सट्रैक्ट करेंगे जिनके मार्क्स 80+ हैं। वो हम निकालने के बाद फिर हम उन स्टूडेंट्स का नेम या वो स्टूडेंट पे अगर फर्दर कोई ऑपरेशन करवाना होगा वो करवाएंगे, या उनको कोई रिवार्ड देना हुआ या कोई प्राइज देना हुआ वो देंगे।
अ, तो ये इस तरह से हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। ये थी डाटा साइंस की कंप्लीट वर्कफ्लो या पाइपलाइन। इसके बाद आ गया बिग डाटा। बिग डाटा क्या होता है? बिग डाटा ऐसा डाटा जो कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि डेली आप यूट्यूब पे देखते हैं कि लाखों की तादाद में वीडियोस पोस्ट हो रही होती हैं। तो वो एक बिग डाटा हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी डाटा की बहुत लार्ज है। इसके अलावा हम देखते हैं कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक या ट्विटर या टिकटॉक, इनमें बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में डाटा एक दिन में अपलोड हो रहा होता है, तो इसे हम कहते हैं बिग डाटा। बिग डाटा के आते हैं 3 V's ऑफ बिग डाटा। 3 V's: नंबर 1 पे वॉल्यूम, नंबर 2 पे वेलोसिटी, और नंबर 2 पे वैरायटी, नंबर 3 पे वैरायटी। वॉल्यूम ये होता है कि डाटा की कितनी ज़्यादा अमाउंट है, इसे हम कहते हैं वॉल्यूम। और वेलोसिटी ये होती है कि डाटा की स्पीड कितनी है। स्पीड इस तरह कह सकते हैं, ये स्पीड ही है कि एक दिन में ट्विटर पे लाखों बल्कि करोड़ों के हिसाब से पोस्टें हो रही हैं, तो ये डाटा की स्पीड है, इसे हम कहेंगे डाटा वेलोसिटी। और डाटा वैरायटी डाटा की डिफरेंट टाइप्स, यानी डाटा डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। यानी या तो इमेजेस हो सकती हैं, या वीडियोस हो सकती हैं, या टेक्स्ट या आर्टिकल की फॉर्म में टेक्स्ट हो सकता है। तो ये डाटा की डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं। तो ये था आपका 9 चैप्टर, डाटा साइंस एंड डाटा गैदरिंग के हवाले से। तो इसके हवाले से अगर फर्दर किसी के कोई क्वेश्चन हैं तो वो पूछ लें। ये आप किस में पूछ रही हैं कि डेटा क्या है? सना एंड अक्सा। डेटा साइंस ये होता है कि हम डेटा में से डिफरेंट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके और उसमें से कोई डिसीजन मेक करते हैं, इसे हम कहते हैं डेटा साइंस। डेटा साइंस में हम किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। ये डाटा साइंस की मैंने आपको वर्क फ्लो समझा दी है कि ये वर्क फ्लो किस तरह काम करती है। कि पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करनी है, फिर उस हिसाब से डाटा को कलेक्ट करना है, फिर डाटा को क्लीन करना है, फिर डाटा की एनालिसिस करनी है, फिर डाटा की विजुअलाइजेशन करनी है, और फिर हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकेंगे। जी तो स्टूडेंट, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अभी सर से पूछ सकते हैं। जी, मैंने आपको सना एंड अक्सा डाटा के बारे में पहले बताया कि जो स्टूडेंट का हम डाटा कलेक्ट करेंगे, तो वो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन से किसी से डाटा कलेक्ट करें तो वो पहले से ही क्लीन होता है। लेकिन हम उसमें प्रोसेसिंग उसकी ज़रूर करेंगे कि अगर उसमें डाटा क्लीन नहीं है, मिसाल के तौर पे कोई वैल्यू मिसिंग है, किसी स्टूडेंट के मार्क्स मिस हैं, या किसी स्टूडेंट के मार्क्स डुप्लीकेट हैं, तो हम उस डाटा को पहले क्लीन करेंगे और इसे बाद में यूज़ करेंगे। लेकिन अक्सर ऑर्गेनाइजेशन का डाटा पहले से क्लीन होता है। जी, इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। ओके तो स्टूडेंट, फिर आज का सेशन हम यहीं पे ऐड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होगी फिर दोबारा न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू।